ticketing system recommendations जी क्या recommendations हैं layout of the agency needs to be changed for staff to operate computers staff training changes to job design support to older staff during period of changes to employment conditions must be examined staff relationship with other non-technical staff members। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पूरी टीम बुलाई कि आखिर हमारा फेलियर की वजह क्या थी, तो उन्होंने फिर जो रिकमेंडेशंस दी वो ये थी कि आप क्या करें, पूरी अपनी जो आपकी एजेंसी है उसके लेआउट को ही चेंज करें। देखो, जो मैनुअल काम होता है वो और तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होती है। जब आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की तरफ आ रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको प्रॉपर टेबल्स, आपके सिस्टम कहाँ पे होने चाहिए, किस तरह उनकी वायरिंग होगी, किस तरह उनकी इंस्टॉलेशंस वगैरह, यानी प्रॉपर सारा कुछ आपके पास एक लेआउट होनी चाहिए। ये नहीं कि तारें बिछी हुई हैं उसके अंदर लोग फंस रहे हैं, तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि ये अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रही। अपने स्टाफ को जब भी आप कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस कराते हैं, इवन मॉड्यूल ही क्यों ना हो, तो आप अपने स्टाफ को क्या करें, ट्रेन करें। यानी ट्रेन कैसे करना है कि उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स करवाएं। एकदम कोई भी चीज़ चेंज एकदम नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आता है कि पहले आप अपने स्टाफ को फेमिलियर करें, देन आप उसको कहें कि अब आप इसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। अपनी जो जॉब डिज़ाइंस थी वो भी चेंज करें, जॉब डिस्क्रिप्शंस को चेंज करें। जो आपका एजेड स्टाफ है उसको ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि जैसे सीखने का प्रोसेस ओल्ड एज में स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। अच्छा, जितनी भी आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं उसको भी एग्जामिन करें कि क्या कंडीशंस आपकी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग है। पहले आप मैनुअल वर्क में काम कर रहे थे, हो सकता है उस वक्त आपको एयर कंडीशनिंग वगैरह इन्वायरमेंट में ज़रूरत ना हो, लेकिन अब चूँकि आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम अपनी हीट जनरेट कर रहे होते हैं, सिस्टम की हीट्स है, फिर बॉडी हीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या होता है इन्वायरमेंट, अपने जो वेदर कंडीशंस हैं उनको भी देखना है। ये नहीं कि जस्ट आपने चीज़ों को रख दिया और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा स्टाफ के रिलेशनशिप पे भी ध्यान दें, जितना भी टेक्निकल स्टाफ है, यानी अगर आप कुछ नया स्टाफ हायर कर रहे हैं जिसको जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो उसका आपस में जो पिछले ओल्ड स्टाफ है आपका या पुराना यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की कि अगर आप इनको अडॉप्ट करेंगे देन आप अपने सिस्टम को सक्सेस दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सिस्टम फेल हो चुका है। और फेलियर्स की रीज़न यही थी कि आपने उनको ट्रेनिंग्स नहीं दी, आपने इन्वायरमेंट नहीं देखा, आपने लेआउट नहीं बना के दी, तो स्टाफ किस तरह काम कर सकता है। फैक्टर्स इन ACI, डिफरेंट फैक्टर्स हैं ACI में जिनको हमने देखना होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आपकी ट्रेनिंग आ जाती है, जॉब डिज़ाइन क्या है, पॉलिटिक्स, रोल, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, किसका क्या रोल है, कैसी पॉलिटिक्स चल रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में आ जाती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई नॉइज़, यानी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा शोर वाला काम हो रहा है तो वो भी क्या है, आपके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। नॉइज़ है, हीटिंग, यानी आपके सिस्टम्स हैं लेकिन आपने AC वगैरह का, चिलर्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आपके ऑब्वियस से टेम्परेचर उस रूम में जहाँ पे आपके सिस्टम्स रखे हैं ऑब्वियस ज़्यादा होगा। वेंटिलेशन है, लाइट्स का, जो आपने लाइट्स लगाई हुई हैं अपने कमरे में उनकी डिज़ाइनिंग का क्या है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के सिस्टम पे लाइट्स इस तरह अफेक्ट कर रही हैं कि उसको स्क्रीन ही नज़र नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों को भी, इन फैक्टर्स को भी आपने देखना होता है। सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर्स दे दिए, बल्कि आपने उनको ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंट, इंटरफेस, ये डिफरेंट सारे फैक्टर्स को देखना है। फिर आप ये फैसिलिटीज़ देने के बाद आप अपने क्या होता है यूज़र से, अपने कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स तो नहीं एम्प्लॉयज़ के साथ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, इस फैक्टर को भी आपने निगलेक्ट नहीं करना। वो कह रहा है ACI में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इस तरह डिज़ाइन करना है चीज़ों को, इस तरह डिज़ाइन करना है टेबल्स को, सिस्टम्स को, कि किसी भी आपके एम्प्लॉय की हेल्थ क्या करे, सफ़र ना करें, कोई किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, हेडेक ना हो, मस्कुलर पेन्स ना हो, कोई किसी भी किस्म का मेंटली या फिज़िकली वो डिसऑर्डर ना हो। क्योंकि अक्सर ये एर्गोनॉमिक्स, अभी आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो आ जाता है आपके ACI में भी, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ में, कि आपने अपनी क्या होता है इस तरह डिज़ाइनिंग करनी होती है बैठने की, सिटिंग की, अपनी क्या कह लो कंप्यूटर सिस्टम्स की, कि आपकी चीज़ें सफ़र ना करें, आपकी फ़िज़िकल इश्यूज़ ना आए। Cognitive processes and capabilities, the user, motivation, enjoyment, satisfaction, personality, experience level। वो कह रहा है कि जो भी आपका एम्प्लॉय है या कस्टमर है या यूज़र है,
आप उसको इस तरह की इन्वायरमेंट दें कि उसमें कुछ मोटिवेशन हो काम करने की। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो उसका काम करने का दिल नहीं करेगा, वो काम करे तो इन्जॉय करे, उसे बर्डन न महसूस हो कि मैं ये काम मुझ पर ज़बरदस्ती आ रहा है, काम करके वो सेटिस्फाई हो, अच्छा वो एक्सपीरियंस ले उधर से। कंफर्ट लेवल, सीटिंग, इक्विपमेंट, लेआउट, कंफर्ट लेवल को भी देखना है कि सीट्स आप किस तरह की दे रहे हैं। अगर एक लकड़ी की सीट पे आप बैठा दें और अगले को कहें 8 घंटे काम करें, दूसरे दिन वो कहेगा मेरी तो कमर दर्द कर रही है, तो आपने इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। इक्विपमेंट को इस तरह डिज़ाइन करें कि किसी को कोई फटीक ना हो। यूज़र इंटरफेस में इंटरफेसेस आपके पास यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डायलॉग स्ट्रक्चर्स, आपने इंटरफेसेस में कलर का क्या इस्तेमाल किया हुआ है, क्या आप कलर ब्रांड्स को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अगर कोई कलर क्या होता है, किसी की इम्पेयरमेंट यानी साइट इम्पेयरमेंट है तो वो किस तरह से इंटरफेस को यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें यानी कमांड्स हैं, क्या वो कमांड लाइन ले रहा है या कमांड्स को सुन रहा है, ग्राफिक्स का किस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपने यूज़र इंटरफेसेस बनाते हुए ध्यान रखना होता है। टास्क फैक्टर्स, इजी, कॉम्प्लेक्स, नोवल, टास्क एलोकेशन, मॉनिटरिंग, अच्छा डिफरेंट किस्म के यानी मल्टीमीडिया, सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपका जो टास्क फैक्टर है वो किस लेवल का है, आसान है, मुश्किल है, बार बार हो रहा है। मॉनिटरिंग स्किल्स उसके लिए चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स बेसिकली टाइम, कॉस्ट, बजट वगैरह आ जाती हैं। कंस्ट्रेंट्स आपने अगर इस तरह की एक आप डेवलपमेंट का स्टाफ यानी डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, मगर आपके पास स्टाफ ही नहीं है, तो ये भी क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो आपके पास जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं या जो काम आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड स्टाफ है, आपके पास वैसा इक्विपमेंट है कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें, आपके पास उतनी कॉस्ट है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एक हाई लेवल प्रोजेक्ट ले लेते हैं, पर आपके पास तो इतनी कॉस्ट ही नहीं है, या वो आपको, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, किस तरह हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल है उस काम को करने के लिए, तो ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आते हैं। सिस्टम फंक्शनैलिटी में आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स, इंक्रीज आउटपुट, इंक्रीज क्वालिटी, डिक्रीज कॉस्ट, डिक्रीज एरर्स, डिक्रीज लेबर रिक्वायरमेंट्स, डिक्रीज प्रोडक्शन टाइम। आप जितनी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, आउटपुट देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। जितनी ज़्यादा आप उसकी टेस्टिंग करेंगे उतने आपके पास बग्स कम आएंगे। इंक्रीज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ लीडिंग टू न्यू प्रोडक्ट। जब भी आपने कोई नई प्रोडक्ट बनानी है तो कोशिश करें कि आपके पास कोई नया आइडिया होना चाहिए, कुछ नया हो, इनोवेटिव हो, कि वो मार्केट में आके आपके यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सके। पुरानी चीज़ों पे किसी का क्या इंटरेस्ट होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई नई चीज़ हो, नया आइडिया हो, देन आपकी अटेंशन जाती है उस प्रोडक्ट की तरफ। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ACI, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। पुरानी बात, टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज़, हमने कहा था स्पीशीज़ हैं, एक कंप्यूटर और एक इंसान है, दोनों की नेचर टोटल डिफरेंट है। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ स्पीशीज़। आप तभी कोई चीज़ अच्छी बना सकते हैं जब आपको उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी आप कंप्यूटर को भी समझते हो और आप ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझते हो, आपको पता हो कि एक ह्यूमन क्या सोचता है, एक ह्यूमन नेचर क्या है। इसी तरह आपको कंप्यूटर का पता है, देन ही आप उनकी क्या कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में इंटरेक्शन करा सकते हैं। अगर एक इंसान जिसे आप जानते ही नहीं, आप उसके बारे में कैसे गेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी उस इंसान के साथ इंटरेक्शन हो, सिटिंग्स हो, फिर आपको पता चलेगा इसे इस चीज़ पे गुस्सा आता है, इस चीज़ पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास यानी उससे इंटरेक्शन से आपने उसकी साइकोलॉजी को समझ ली है, अंडरस्टैंड कर ली है। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी ह्यूमन से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड, उतनी ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उनकी बेटर कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। Hence, ACI borrows and establishes its roots in disciplines concerned with both. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों से ही डिफरेंट रूट्स और डिसिप्लिन्स ले रहे होते हैं। ACI हैज़ रूट्स इन मैनी डिसिप्लिन्स। हमने कहा था कि ACI बहुत सारे डिसिप्लिन से मिल के बना हुआ है। ACI इज़ इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। कैसे? ACI बीच में अब हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें हमारे पास लिंग्विस्टिक्स भी आ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की देखो, आपने आपके पाकिस्तान में चलो इसे आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जब ये लिंग्विस्टिक्स आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, AI, कंप्यूटर साइंस, फ़िलासफ़ी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब ये सारे डिसिप्लिन्स हैं और इन सब से मिलके आपका ACI बना।
अच्छा जी, ह्यूमन साइड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हमने अभी देखा कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है। सोशल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये तमाम फैक्टर्स आ रहे हैं आपके ACI में। सबसे पहले देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि कोई भी ह्यूमन सोचता क्या है, उसका बिहेवियर क्या होगा। लाइक आपको कोई खुशी की बात हो तो आप खुशी का इजहार करते हैं, कोई गम की सिचुएशन हो तो गमी का इजहार करते हैं। ये क्या बिहेवियर्स हैं जो कि सबको पता है कि अंडरस्टूड होते हैं। इसी तरह आपने समझना होता है कि इंसान के क्या क्या बिहेवियर, जनरल बिहेवियर हो सकते हैं, क्या क्या उनका रिएक्शन आ सकते हैं। तो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपको किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए ह्यूमन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है, जो कि हमने पहले भी देखी थी। देख के रिएक्ट करेगा, फील करके करेगा, टच करके करेगा, स्मेल करके करेगा और टेस्ट करके करेगा। हाउ मच इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस्ड एंड रिमेंबर, वो कहता है कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है डिसिप्लिन, वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, स्टडिंग नेचर एंड causes of human behavior in social context. For core concern, influence of one individual on another person's attitude and behavior, कि एक बंदे का दूसरे इंसान पे के एटीट्यूड और बिहेवियर पे क्या असर है। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑन इट्स मेंबर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एक ग्रुप है उसका अपने मेंबर्स पे के एटीट्यूड पे क्या असरअंदाज, किस तरह वो असरअंदाज हो रहा है। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ अ मेंबर, एक मेंबर ग्रुप की एक्टिविटीज़ और उसके स्ट्रक्चर पे किस तरह से अंदाज हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, इसी तरह जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए। तो ये सारी क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जैसे एक ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप काम करते हैं तो कोई एक बंदा तो काम नहीं करता। अगर आपको टीम वर्क में काम करना पड़ रहा है तो 4 लोग हैं अगर, तो 4 की डिफरेंट साइकोलॉजी होगी, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे। तो एक बंदे का कैसे पूरे ग्रुप पे असर होता है, पूरे ग्रुप का दूसरे पे क्या असर है, ये सारे क्या है, सोशल साइकोलॉजी है। ये एक दूसरे का बिहेवियर्स किसके लिए क्या कॉज कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन किस तरह का हो सकता है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। एर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स, बेसिकली एर्गोनॉमिक्स क्या है, टू डिफाइन एंड डिज़ाइन टूल्स एंड वेरियस आर्टिफैक्ट्स फॉर डिफरेंट वर्क लेयर एंड डोमेस्टिक इन्वायरमेंट टू सूट द capacities and capabilities of user. Ergonomist translates the above information from the above mentioned sciences into context of design of product. The objective is to maximize an operator's safety, efficiency and reliability of performance to make a task easier and to increase feeling of comfort and satisfaction. Basically क्या होता है कि आपने अपने work artifacts को इस तरह डिज़ाइन करना होता है कि आप अपने कह लो एक काम आसानी के साथ और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकें और उसमें आपके पास आपकी कह लो हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन रहे, आप उससे यानी उस पर सफ़र ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप लोगों ने अक्सर इवन अपनी जाके लाइब्रेरी में करना एनालिसिस, वहाँ पे जो टेबल्स रखी हुई हैं, अगर आप उसके ऊपर कभी लैपटॉप रख के काम करें तो आपके लिए थोड़ी देर टाइप करने के बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से नहीं की गई है, बल्कि उसको डिज़ाइन करते हुए बस उन्होंने एक मेजरमेंट ली और उसके अकॉर्डिंग टेबल्स को डिज़ाइन कर दिया। यानी डिज़ाइन किया कि जो बैठने वाला है अगर वो अपने हाथ रखेगा या किताब भी पढ़ेगा तो उसका लेवल क्या होना चाहिए। ऐसा लेवल डिज़ाइन होना चाहिए था कि जिससे जो पढ़ने वाला है वो घंटों बैठ के किताब को पढ़ सके, अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है तो कर सके। ये नहीं कि आधा घंटे के बाद ही वो फटीग महसूस करना शुरू कर दे। इसी तरह जब आप ऑफिस में डिज़ाइनिंग करते हैं, ऑफिस में टेबल या आपके कंप्यूटर का है तो उसमें आपको एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखना होता है। लाइक एक क्या होता है, डाटा ऑपरेटर है, उससे 8 घंटे अगर टाइपिंग करनी है तो उसकी तो आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो क्या स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करें, लाइट का इस्तेमाल इस तरह आपकी स्क्रीन पे हो कि आपकी रिफ्लेक्शन ना आए कि उससे उसके काम पे असरअंदाज हो। तो बेसिकली क्या है, आपकी ये डिज़ाइनिंग है, यानी इस तरह आपके वर्क प्लेस को डिज़ाइन किया जाए कि जिससे आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और आपके पास हेल्थ इश्यूज़ ना आए। क्योंकि एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया इसी बात से था कि स्टार्ट में जब कंप्यूटर का इस्तेमाल में आया तो एर्गोनॉमिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं था। तो फिर रिपोर्ट्स, इंजरीज रिपोर्ट होना शुरू हुई। हैंड इंजरी सबसे ज़्यादा होती थी, उसका मुझे भूल गया क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम, यानी कलाई में ज़्यादा इश्यूज़ आना शुरू हो गए। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइप करते थे तो उनको यहाँ पे हैंड इंजरी शुरू हुई। इसी तरह जो लोग काफ़ी देर घंटों बैठ के काम करते थे, बैकबोन का इशू हुआ क्योंकि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह अच्छी नहीं थी
कि आपको कंफर्टेबल सीटिंग प्रोवाइड की जाती। तो बैकबोन के इश्यूज़ है, इस तरह इश्यूज़ जब ज़्यादा सारे रिपोर्ट होना शुरू हुए कई सालों में, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्यूटर साइंस में आया कि आप इस तरह डिज़ाइन करें कि आपके हेल्थ इश्यूज़ ना आए। Linguistic scientific study of languages, understanding structure, syntax and meaning semantics. ACI goal is to develop natural language interfaces. अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, जापान में जापानीज़ है, चाइना में चाइनीज़ है, तो हर एक कंट्री की एक अलग लैंग्वेज है। तो वो कह रहा है कि ACI का बेसिकली गोल क्या है कि जितने भी आपके इंटरफेसेस हों कोशिश करें कि वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप डिज़ाइन करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ठीक है, अगर आपकी हाफ सोसाइटी इंग्लिश पढ़ना जानती है और आधी नहीं जानती, उर्दू तो जानती है, तो अपने इंटरफेसेस को आपके इस तरह डिज़ाइन करें कि उसमें उर्दू का इस्तेमाल भी हो या दोनों लैंग्वेज हो, ताकि दोनों लोग ऑपरेट कर सकें आसानी के साथ। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। फ़िलासफ़ी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ अबाउट हाउ टू डू समथिंग एंड हाउ टू लिव। फ़िलासफ़ी क्या होता है? फ़लसफ़ा क्या है? बेसिकली एक नज़रिया होता है चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। क्या हर इंसान का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के मामले में। सोशियोलॉजी क्या? इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी लफ्ज़ सोशल से निकला हुआ है, यानी आपस में सोशली हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरह का होगा, और फिर हम उसमें सोसाइटी को किस तरह फॉर्म दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशियोलॉजी की स्टडी में आ जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है कि किसी भी अब पूरी दुनिया में एक जैसे कल्चर नहीं है, एक जैसी सोसाइटीज़ नहीं है, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो उनकी डेवलपमेंट आपकी एंथ्रोपोलॉजी में आ जाती है। आपका जो कल्चर है पाकिस्तान में, वो कल्चर इंडिया में फॉलो नहीं होता, वो ईरान में फॉलो नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को भी जब आप ACI पढ़ रहे हैं तो आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सारे डिसिप्लिन से मिलके हमारी ACI है। अच्छा जी, कंप्यूटर साइड में हमारे पास वो कहता है कंप्यूटर सिस्टम्स वाली साइड पे अगर हम देखें तो ACI में कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिसिप्लिन आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग में यानी इंटरफेस किस तरह डेवलप करना है। अदर डिसिप्लिन्स, कंप्यूटर साइंस पे हमने देख लिया, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट कैपेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग टेक्निक्स टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इज़ एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसिस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक मशीन्स लाइक स्पीच रिकग्निशन। कि आप अपने तमाम सिस्टम्स को इतना इंटेलिजेंट बना लें कि वो इंसानों के बगैर क्या कर सकें, काम कर सकें। आप जस्ट उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें और वो एट दी एंड आपको काम किया हुआ आपके सामने हो। इंजीनियरिंग में वो कह रहा है कि इंजीनियरिंग बिलीव्स क्या है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनने हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो इंजीनियरिंग से लेंगे। डिज़ाइन कंट्रीब्यूट्स क्रिएटिव किस्म की, इनोवेटिव किस्म की आप डिज़ाइनिंग करें इंटरफेसेस की। तो ये आपकी कंप्यूटर साइड पे आ जाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है असाइनमेंट, और असाइनमेंट